स्वागत है आप लोग का परीक्षावाड़ी चैनल पे। हम लोग संविधान के विकास को पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा कि कंपनी के शासन को हम लोग पढ़ चुके हैं, जो 1773 से लेके 1858 तक चला। अब क्या होगा कि 1858 के बाद वहाँ ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया सीधे यहाँ पे शासन करने लगेंगे, यानी वहाँ का पार्लियामेंट जो है वो सीधे तौर पे यहाँ पे शासन करने लगेगा। अब कंपनी का अस्तित्व की समाप्ति कर दी जाएगी। अब कंपनी का कोई यहाँ पे महत्व नहीं रह जाएगा। तो ये क्यों किया गया, तो आप लोगों को मैं पहले पिछली क्लास में भी बताया था कि 1853 में ये तय कर दिया गया था कि कंपनी तभी तक यहाँ पे है जब तक कि वहाँ की सरकार की इच्छा है, वहाँ की संसद की इच्छा है। महारानी विक्टोरिया जो होती थी वो उस समय नाम मात्र की हो गई थी। वो अब महारानी नहीं थी कि निरंकुश होके जो मन चाहे वो कार्य करे। तो वहाँ पे एक पार्लियामेंट जैसे इस समय संसद है, उस समय वहाँ पे गठन हो चुका था और वो सलाह देती थी सरकार वहाँ की, तो उसी के आधार पे कार्य किया जाता था। तो आप लोग ऐसा कभी मत समझिएगा कि सीधे तौर पे वहाँ की महारानी शासन करती थी। इसी क्रम में तो ब्रिटेन की जो संसद ने कंपनी को बताया है कि आप तभी तक भारत में जब तक कि हमारी इच्छा है, यानी महारानी की इच्छा है। तो इसको चल के आगे चल के निश्चित तौर पे समाप्त करना ही था उनको, और 1858 में समाप्त कर दिया एक भारत शासन अधिनियम को लाके। इसका सबसे मुख्य कारण था कि जो 1857 का जनता के द्वारा विद्रोह हुआ, तो इसी को सुधार के लिए कि हम भारत में कानून की सुधार कर रहे हैं, शासन की सुधार कर रहे हैं, इसी नाम पे उन्होंने कानून को लाया। तो ताज के शासन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1892 का, 1909 का पार्लियामेंट सुधार आएगा, फिर 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आएगा। तो ये सब हम लोग को पढ़ना है। फिर 1935 का भारत शासन जो आखिरी रहेगा वो भारत शासन अधिनियम को पढ़ा जाएगा, और उसके बाद हम संविधान की तरफ बढ़ गए होंगे। तो आज ये दो को देख लेते हैं, फिर अगले क्लास में वो बाकी बचे हुए को देख लेंगे, क्योंकि बहुत ही एक तरह से महत्वपूर्ण चीज़ है। और इतना ध्यान में रखिएगा कि जो 1858 में और 61 में कार्य किया गया, कानून बनाया गया, उससे जनता बहुत हद तक प्रभावित नहीं हुई। जनता में वो शासन प्रणाली सामान्यतः बनी रही। प्रभावित कौन हुआ, तो कंपनी प्रभावित हुई। मुख्य रूप से कंपनी का अस्तित्व को समाप्त कर दिया कि अब शासन ये नहीं करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखे रहिएगा। हम लोग एक एक करके इसके प्रावधान को देख लेते हैं। एक तरह से आप लोग अभी बस समझ बनाइएगा, फिर जब संविधान को पढ़ेंगे और फिर से जब इसमें आएंगे तो रिलेट करेंगे कि जो चीज़ वर्तमान में है वो उस समय प्रावधानित कर दिया गया था। तो आप लोग धीरे धीरे देखेंगे कि ये तो हमारे देश में काफ़ी पहले से ही ऐसा हो गया था। तो इसका नाम क्या रहेगा, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को बिंदुवार देख लिया जाएगा। ये लाने का मुख्य कारण क्या था, तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था, भारत स्वतंत्रता संग्राम की जो इतिहास पढ़ेंगे आप लोग तो जानते होंगे। 1857 में एक व्यापक नागरिक विद्रोह, सेना विद्रोह के रूप में हुआ था। तो उसी के प्रभाव के चलते इसमें परिवर्तन, उसी के नाम पे ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने परिवर्तन कर दिया कि अब आप हटिए, आपको जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही, आप सही से प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं। तो उसी चीज को पढ़ना है। एक महत्वपूर्ण चीज याद रखिए, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ।
इसमें क्या किया गया कि कंपनी को समाप्त कर दिया गया और बंगाल के जितने भी गवर्नर क्षेत्र थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हस्तांतरित कर दी गई। तो इस कानून के तहत दूसरा प्रावधान क्या किया गया कि इसके तहत सीधे अब शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन होगा। के अधीन अब सीधे तौर पे शासन किया जाएगा। दो चीज हो गया। तीसरा आप लोग समझिएगा कि जो भारत का गवर्नर जनरल होता था अब वो भारत का वायसराय बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? भारत का वायसराय बोला जाएगा। गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। यहीं से पद का सृजन किया गया। तो आप लोग एक दिमाग में माइंडसेट बन गया होगा, उम्मीद है हमको, कि जो 1773 में क्या था, तो 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स साहब थे। वो बंगाल के गवर्नर जनरल रहे क्योंकि उनका नाम बंगाल के गवर्नर जनरल रखा गया। फिर 1833 के अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और जब 1858 में जब सीधे तौर पे यहाँ पे शासन हुआ तो वायसराय का नाम बदल के, गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। तो प्रथम वायसराय कौन थे? तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। कैनिंग। ये जो वायसराय का पद है वो 1947 तक चलता रहेगा। और अंतिम वायसराय कौन रहेगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन रहेंगे। और फिर बोला जाएगा कि स्वतंत्र भारत के भी एक वायसराय हुए थे, तो वो श्री राजगोपालचारी बोले जाएंगे। ठीक, तो वो आगे हम लोग देखा जाएगा। तो ये आप लोग समझिएगा कि गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। फिर दूसरा इसका महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहती थी, मैं आपको बताया था कि वहां पे सलाह के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहती थी, तो उसके पद को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पे भारत सचिव पद सृजित किया गया। अब भारत सचिव ही भारत का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। और यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य भी होता था। कैबिनेट का सदस्य होता था और भारत के सारे कार्यों के लिए ये जिम्मेदारी होता था। और ये ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। किसके प्रति? तो ब्रिटेन के संसद के प्रति। इसको भारत मंत्री भी बोला जाता था। भारत सचिव को भारत का मंत्री, जो वहाँ पे मंत्रिमंडल, हम लोग रक्षा मंत्री, गृह मंत्री होते हैं ना, विदेश मंत्री, तो उसी में भी ये भारत मंत्री एक पद बनाया गया था और उसको भारत सचिव भी बोला जाता था। और इसकी सहायता के लिए क्या किया गया? 15 सदस्यीय एक परिषद की गठन की गई। 15 सदस्य भारत सचिव के तहत और अलग से और भी रहेंगे और वो इसको सलाह देंगे, कार्य मिलजुल के कार्य किया जाएगा। तो इतनी चीजें इसमें शामिल की गई। और अध्यक्ष कौन रहेगा? तो भारत का जो सचिव रहेगा वो उस परिषद का अध्यक्ष रहेगा। और ये जो परिषद होती थी वो भारत में या इंग्लैंड में कहीं भी मुकदमा कर सकती थी और इस पे भी मुकदमा किया जा सकता था। वो सब तो सेकेंडरी चीजें हैं, तो इतना आप लोग समझिएगा। फिर आगे हम लोग 1861 को देख लेते हैं। कानून बनते जाएंगे धीरे धीरे। संवैधानिक विकास प्रशासनिक रूप से सशक्तिकरण तेजी से किया जाएगा। जैसे जैसे समाज की मांग बढ़ती जाएगी या विकास होता जाएगा, जैसे जैसे जरूरत होती जाएगी
आज़ादी के बाद भारत के ही संविधान में कितने संशोधन जरूरत के हिसाब से होता गया, कितने नए नए कानून बनाए जाते हैं। तो इसका कारण यही होती है कि वर्तमान की ये मांग होती है। हमेशा प्रशासन के सुधार में या अन्य कार्यों के हिसाब से समय समय पे कानून बनाया जाता है, एक निश्चित समय जो तय रहती है उस पर या उसके पहले भी। तो इसी आधार पे किया गया। तो फिर आगे आया 1861 का। अब यहाँ से भारत शासन की जगह भारत परिषद अधिनियम बोला जाने लगा। यह एक तरह से काफी महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। इसमें क्या किया गया कि भारत की जो परिषद, भारत में जो गवर्नर की परिषद होती थी उसमें भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया जाने लगा इस कानून के प्रावधान के तहत। तो इसमें कौन कौन शामिल हुआ था? तो 3 हुए थे। बनारस के, भारत की जो गवर्नर परिषद थी उसमें 3 राजा को शामिल किया गया था। बनारस से, पटियाला के और एक दिनकर राव थे, उनको शामिल किया गया। इतने लोगों को भारत परिषद में शामिल किया गया। फिर देखिए 1773 में क्या था सिस्टम, जब कंपनी की शासन हुई थी तो उस समय केंद्रीकरण था, सेंट्रलाइजेशन था। सेंट्रलाइजेशन यानी कि सीधे केंद्र रहेगी और पूरी की पूरी शासन वैसे करेगी जैसे इस समय स्टेट है, जगह जगह यूपी है, बिहार है, अन्य स्टेट हैं और देश में संसद है। तो कुछ पावर स्टेट को भी दिया गया है, कुछ पावर सेंट्रल को भी दिया गया है। अपनी अपनी जगह पे अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, अपने हिसाब से शासन प्रक्रिया चलाएंगे। यदि इन स्टेटों को समाप्त कर दिया जाए और कहे कि देश में केवल एक होगा संसद और वही कानून बनाएगा, वही प्रशासन देगा, हर कार्रवाई करेगा, राज्य का कोई मायने नहीं रह जाएगा, तो उसको बोलेंगे केंद्रीकरण। संघवाद क्या होता है? संघीय ढांचा या विकेंद्रीकरण उसको बोल सकते हैं, जहाँ शक्तियों का पृथक्करण किया जाए। शक्तियों का पृथक्करण से तात्पर्य कि कुछ शक्ति अपने पास भी रखें, कुछ शक्ति दूसरे को भी दें कि आप भी इतने हद तक कार्य कर सकते हैं। तो इसी को शक्तियों का विकेंद्रीकरण बोला गया। तो इस समय भारत की संघीय व्यवस्था है, भारत में ये अपने आप में एक बड़ी टॉपिक है संघवाद। तो इस पे कभी चर्चा किया जाएगा हम लोग समझने के दौर में। तो इसमें क्या किया गया कि इस अधिनियम के तहत विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। और जो बम्बई या मद्रास के जो गवर्नर थे उनको जो कानून बनाने का अधिकार था वो केंद्रीकरण के दौरान छीन लिया गया था। तो उसको वापस से शक्तियां प्रदान की गई। फिर उत्तर बंगाल में, उत्तर पश्चिमी सीमा में और पंजाब में विधान परिषदों की गठन हुई। कहाँ? पंजाब में इसी के तहत। फिर उत्तर पश्चिम प्रांत में। बंगाल में गठन हुई। फिर जो परिषद होती थी इसमें इसी में प्रावधानित किया गया कि जो भारत में भी एक परिषद होती थी, एक ब्रिटेन में परिषद है भारत सचिव का, और भारत में भी गवर्नर जनरल की जो परिषद है, तो वो परिषद में क्या दिया गया कि जो वायसराय है वो आपातकालीन के दौरान ऑर्डिनेंस ला सकता है, अध्यादेश ला सकता है, या उनकी बातों को जो परिषद के सदस्य उनको डिनाई करके अपनी बातों को जो अपनी इच्छा के अनुरूप है उसको लागू करवा सकता है। लेकिन वो उसकी 6 महीने की अवधि तक वैध रहेगा। वो केवल इमरजेंसी पीरियड के लिए बनाया गया। तो एक तरह से ऑर्डिनेंस की भी उत्पत्ति उसी समय की गई 1861 वाले कानून में। और उसने क्या किया कि विभिन्न पोर्टफोलियो भी 1959 में कैनिंग ने क्या किया, 1859 में कैनिंग ने पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया कि आप ये देखें, आप ये देखें, ये जैसे मंत्रालय यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी प्रकार से ये भी करना भी शुरू कर दिया। तो ये अवस्था भी प्रारंभ हो गई। वो एक विभाग का प्रभारी बना दिया जाता था, वो
उसके प्रभारी के रूप में कार्य करता था। फिर आगे चल के मुख्य प्रभारियों का जो सारी कमेटी होती थी उसका अध्यक्ष यही रहता था, मुख्य रूप से गवर्नर वायसराय रहता था। ठीक, तो इतनी चीज़ें लगभग इसमें शामिल की गई। तो कुछ इसमें महत्वपूर्ण भी हैं, कुछ एक परीक्षा एक समझ विकसित करने के लिए इतना पर्याप्त है आप लोग को। ठीक, आगे आप लोग को 1892, 1909, 1919 थोड़ा सा आपको बोरियत लग सकता है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि केवल एक साथ आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा समाहित करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति क्या थी, भौगोलिक स्थिति क्या थी, वर्तमान का परिस्थिति क्या थी, तो ये सब आप लोग जब एक साथ समझते तो चीज़ें और आसानी से क्लियर होती। लेकिन उतना बताया जाएगा तो काफ़ी विस्तृत हो जाएगा, और वो कुछ इसमें हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है, कुछ जियोग्राफी का पार्ट हो जाता है, तो उसमें आदमी समझेगा। लेकिन तभी भी एक तरह से आप युक्तियुक्त रूप से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक स्ट्रक्चर आपको माइंड में सेट बन जाएगा, किस प्रकार से ये कार्य कर रही थी मशीनरी जो भी तय वहाँ से ब्रिटेन से आ रही थी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग बाकी के बचे हुए परिषद अधिनियमों को पढ़ा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।